हेलो स्टूडेंट्स, साइंस पार्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम 2017 का सेट सी सॉल्व करेंगे। आपने पिछले सब सॉल्व कर लिए होंगे, उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। आज हम 2017 का सेट सी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का सेक्शन ए है, स्टार्ट है। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है। देखो, जितने भी ये सूर्य का रंग लाल और भाई आकाश का रंग नीला, ये सब हमारा प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आप इसका आंसर जो दे रखे, चार ऑप्शन दे रखे हैं, परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विक्षेपण, डी प्रकीर्णन। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी प्रकीर्णन आएगा। स्कैटरिंग जो है ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का वह भाग जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये भी कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो परितारिका है इसका। ए ऑप्शन नेत्रगोलक है, बी स्वच्छमंडल है और सी परितारिका है और डी रेटिना है। देखिए, परितारिका है जो ही पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जब प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करता है तो ये परितारिका ही है जो हमारी पुतली को छोटा बड़ा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे के तार का अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल उतना ही रखते हुए, यानी कि हमारा क्षेत्रफल सेम रहेगा, उसकी लंबाई को दोगुनी कर देते हैं। तो पूछ रहे हैं कि प्रतिरोधकता क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी या फिर उतनी ही रहेगी, इसमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिरोधकता होती है उस पर हमारा क्षेत्रफल और लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए प्रतिरोधकता हमारी समान रहती है, उतनी ही रहेगी। इसका राइट आंसर आएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कर लिया है। बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, मीथेन गैस होती है। इसकी राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन में मीथेन। पांचवा हमारे सिलेबस में नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, किसी 6 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 150 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दे रखा है न्यूमेरिकल में। एक तो 6 ओम, ओम यानी किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध, यानी 6 ओम है प्रतिरोध दे रखा है। आर हमारा 6 ओम हो गया है। प्रति सेकंड यानी टी हमारा दे रखा है 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड। 150 जूल ऊष्मा यानी हमारे जो हीट है वो दे रखी है 150 जूल। तो 3 हमारी चीज़ दे रखी हैं, आर दे रखा है, टी दे रखा है और हीट दे रखी है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है विभवांतर। तो इसके लिए देखिए आप, ये है, देखिए एच क्या है 150 जूल दे रखा है, आर हमारा 6 ओम दे रखा है, टी 1 सेकंड दे रखा है, वी निकालना है। तो हम जूल के तापन नियम ने पढ़ा हुआ है, उसका जो फॉर्मूला है वो है एच इजिकल टू आई स्क्वेयर आर टी। ये दे रखा है आई स्क्वेयर आर टी। तो यहाँ पर जो हमारी न्यूमेरिकल में जो 3 वैल्यू दे रखी है, इसमें से एक तो एच दे दिया, एक आर दे दिया और एक टी दे दिया। तो आई इसमें दे नहीं रखा, तो हम इससे आई की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले आई के लिए फार्मूला हो जाएगा, आई आगे आ जाएगा, आई स्क्वेयर इजिकल टू एच ऊपर हो जाएगा और आर टी नीचे हो जाएगा। अब आई स्क्वेयर है तो आई का स्क्वेयर हटा देते हैं और इधर ये अंडर रूट आ जाता है, तो एच अपॉन आर गुना टी हो जाएगा। एच हमारा 150 दे रखा है और आर हमारा 6 ओम दे रखा है, टाइम टी 1 सेकंड दे रखा है। तो हमने इसको काट दिया तो ये 25 हमारा आ गया। और 25 का जब हम ये निकालेंगे और मूल निकालेंगे तो इसका हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा। तो हमारा जो विद्युत धारा का मान जो आया है वो 5 एम्पियर आया है। और लेकिन हमें निकालना है वी, तो वी निकालने के लिए हम ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम के अनुसार क्या है, वी इजिकल टू आई आर। अब वी निकालना है तो 5, आई हमारा 5 एम्पियर आ गया, आर दे रखा है इसमें 6 ओम, तो इसलिए इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 वोल्ट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका
न्यूमेरिकल है ये सोल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बारे इसमें सिलेबस में नहीं है। अब देखिए किरण आरेख की सहायता से, अब देखिए आज दे रखा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से परे। अब ध्यान रखना है कि भाई दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। बिंब कहाँ रखा है उसकी स्थिति हमें अच्छे से देखनी है किरण आरेख बनाने से पहले। तो वक्रता केंद्र सी से परे रखा हुआ है बिंब, और हमें किरण आरेख बनाकर उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, आकार बताना है और प्रकृति को वर्णित करना है। हम देखिए ABC सेट में तो उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर दर्पण पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम बिंब की स्थिति देख लेते हैं, क्या है, अवतल दर्पण है और इसके वक्रता केंद्र सी से परे हमने वस्तु रखी हुई है। अब ये देखिए डायग्राम देखिए, इसमें देखिए हमने पहले अवतल दर्पण बना लिया है। अवतल दर्पण से हमने मुख्य अक्ष खींच लिया है और यहाँ P बिंदु है। इस P बिंदु से मुख्य अक्ष खींचा गया है। P बिंदु से सारी दूरियां मापते हैं। और देखिए फिर हमने F जो लिया है, ये हमने P से और F के बीच की दूरी मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो P से C की दूरी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी उसका दुगुना होना चाहिए। फोकस दूरी से दुगुना होना चाहिए वक्रता। त्रिज्या C हमारी वक्रता केंद्र है यहाँ पर, यहाँ से त्रिज्या बनेगी। देखो C से परे हमने ये C यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर हमने C से परे ये वस्तु रखी हुई है। तो देखिए एक जो रेखा है, एक जो प्रकाश की किरण है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर चल के देखो दर्पण से टकराने के बाद वापस वो मुड़ गई और F में से गुजर गई। तो ये एक रेखा तो ये हो गई इसकी किरण आरेख की। दूसरी रेखा देखिए, जो बिंब है हमारा उससे निकल के आ रही है और C में से क्रॉस कर रही है और C से क्रॉस करके वो ये दर्पण से टकरा रही है और उसी रास्ते वापस जा रही है। और ये देखिए ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं, C और F के बीच में काट रही है, यानी मुख्य अक्ष के नीचे हम यहाँ पर ये छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा इधर। तो ये किरण आरेख ऐसे बन जाता है और किरण आरेख को देख के हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या आई है। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए C और F के बीच में, देखो C और F के बीच में यहाँ पर जो है ये प्रतिबिंब बना है और देखो ये उल्टा और वास्तविक बना हुआ है। ये इसकी प्रकृति हो गई और इसकी स्थिति हो गई C और F के बीच में। अगर साइज देखेंगे तो देखो ये हमारा जो प्रतिबिंब है ये बिंब जो हमारा बड़ा है और प्रतिबिंब का साइज छोटा आया है। तो हम ये तीनों बातें यहाँ लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच में है देखिए, और जो प्रतिबिंब का आकार है वो बिंब से छोटा है और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो उल्टा व वास्तविक है। तो ये आप इतना करोगे तो आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल का वर्णन करना है हमें यहाँ पर। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई चालक रखा है, उस पर कैसा बल लग रहा है उसके बारे में बताना है और उसके बाद उस बल की दिशा को कौन सा नियम बताएगा उस नियम के बारे में बताना है। और ये बताना है कि कौन से अंतर हैं जो विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करते हैं उन। तो ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए आगे करते हैं कैसे है ये देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, यहाँ पर हमें दिखाया गया है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यानी हम कोई किसी तार में से अगर विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने कैसे पता लगाया था, ये हमने चुंबकीय दिक्सूचक सुई द्वारा लगाया था। हमने तार के पास दिक्सूचक सुई रख दी थी और विद्युत धारा गुजारने पर क्या हुआ था, दिक्सूचक सुई जो है वो विक्षेपित हो गई थी। तो हमें ये पता लग गया था दिक्सूचक की सहायता से कि धारा चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे वो सुई विक्षेपित हो गई थी। तो ये बात तो हमने देख ली थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये चुंबकीय जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये क्या चालक के निकट अगर हम कोई और दूसरा चुंबक रख देते हैं तो क्या उस पर भी कोई बल लगेगा। यानी कि तार में से तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, उस तार के पास हमने एक चुंबक और रख दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है
ये क्या उस चुंबक पर कोई बल लगाएगा जो उसके पास चुंबक हमने रख दिया है, तार के पास जो चुंबक रख दिया है। तो इसके लिए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आंद्रे मैरी एम्पियर, उन्होंने बताया था कि उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने ये बताया था कि जो चुंबक है, हमने जो उसके पास चुंबक रखा है तार के पास, वो भी जो है उस चालक तार पर समान परिमाण में, समान जितना वो उस पर बल लगा रहा है चुंबक पर, वो चुंबक भी उस तार पर, चालक तार पर उतना ही लेकिन विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। यहाँ इन्होंने आंद्रे मैरी एम्पियर ने ये क्लियर कर दिया था कि भाई हाँ भाई, तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और अगर हम इसी तार के पास एक चुंबक और रखते हैं तो वो चुंबक भी इस तार के ऊपर, इस पर क्या है, एक बल लगाता है। यानी दोनों तरफ बल लग रहा है, तार में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी चुंबक पर बल लगा रहा है, और चुंबक जो हमने पास रखा है वो भी इस पर दूसरे पे बल लगा रहा है। आगे देखिए क्रियाकलाप से कैसे समझाया गया, इसको पहले डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये जो तिरछी हुई है ए बी है, ये है हमारी एल्युमिनियम की छड़ है, और ये यू शेप का जो दिखा रखा है ये हमारा है नाल चुंबक। और ये देखिए स्टैंड लगा रखा है, और जो एल्युमिनियम की छड़ है, ए और बी सिरे दिखा रखे हैं, ये दो अलग अलग तारों से जोड़ा गया है। जो ए तार से जोड़ रखा है, ये देखिए इधर आगे यहाँ पर ये इसके बैटरी भी है, कुंजी लगा रखी है, और नीचे से फिर इसका जो दूसरा सिरा है वो बी से जोड़ दिया है। ए सिरे से एक तार का सिरा जोड़ दिया है और बी से दूसरा सिरा जोड़ दिया है। और हमने जो है इस चुंबक को, नाल चुंबक को इस तरह से रखा है कि इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो अब नीचे की ओर है और दक्षिणी ध्रुव ऊपर की ओर है, इसमें डायग्राम में दिखा रखा है। अब देखिए नाल चुंबक हो गया, ये संयोजक तार है, ये एल्युमिनियम छड़ है। अब थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम की हमें छोटी सी छड़ लेनी है, लगभग 5 सेंटीमीटर की हमें छड़ लेनी चाहिए, और इसको संयोजक तार से हमें देखो डायग्राम में दिखा रखे है ऐसे जोड़ देना है, और स्टैंड से हमें क्षैतिजता लटकाना है। क्षैतिज का मतलब है हॉरिजॉन्टल लटकाना है। अब तो ये विक्षेपित, डायग्राम में तो विक्षेपित होने के बाद दिखाया गया है, लेकिन अगर हम इसको क्षैतिज दिखाएंगे तो क्षैतिज का मतलब होता है कि हम इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। क्षैतिज का मतलब होता है ऐसे। क्षैतिज का मतलब देखिए इस तरह से। अब तो ये थोड़ी तिरछी हुई है, लेकिन अब हम ऐसे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है। हमें एल्युमिनियम की छड़ को ऐसे रखना है, क्षैतिज दिशा में रखना है। फिर है दूसरा पॉइंट क्या है, एल्यूमिनियम छड़ को परबल नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा है। देखो दो ध्रुव हैं, एन और एस है। इस तरह से व्यवस्थित कर रखा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र लगे वो ऊपर की ओर लगे। किस तरफ लगे? ऊपर की, ऊपरी मुखी हो। जो इसमें चुंबक होगा, क्षेत्र है, वो किस तरफ हो? ऊपर की ओर हो। ऊपर की ओर हो चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें? इसके लिए जो नाल चुंबक है उसका उत्तर ध्रुव जो होता है वो छड़ के ऊर्ध्वा नीचे, देखिए ध्यान से, ये एन नीचे दिखा रखा है, ये छड़ के नीचे है। ठीक है, किस लिए कर रहे हैं छड़ के नीचे? क्योंकि हमें ऊपरी मुखी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ऊपरी मुखी रखनी है। तो जो हमें क्या करना पड़ेगा, नाल चुंबक का जो एन ध्रुव है, ये जो एन दिखा रखा है, ये इस एल्यूमिनियम की छड़ से नीचे की ओर, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो देखो एस लिखा हुआ है, ये छड़ के ऊपर की ओर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, इन्होंने क्या रखा है कि छड़ को हम बैटरी से, ये देखो बैटरी से तार से जोड़ रखा है, तार फिर बैटरी से, फिर कुंजी से परिपथ बन गया है ये पूरा। ऐसे हमें इसके सिरे जोड़ लेने हैं। सिरे जोड़ने के बाद हमें क्या है, इसको कुंजी को मतलब ऑन कर देना है, स्विच को ऑन कर देना है। और फिर विद्युत धारा देखो किस दिशा में प्रवाहित होएगी। आपको पता होगा विद्युत धारा दिशा प्लस से ऐसे चलेगी तार में, इस तरह से जाएगी, और ये ऐसे जाकर और ये बी से ए की तरफ आएगी, इसमें आएगी, बी से ए की तरफ आएगी। तो
ये बैटरी का ध्यान रखना है। अगर हमें बी से ए करना है तो बैटरी का जो धनात्मक धन टर्मिनल है वो इस तरफ होगा, बी की तरफ, क्योंकि बी से ए करना है तो धन टर्मिनल बी की तरफ होना चाहिए, तब ये इस तरह से प्रवाहित होगी। विद्युत धारा की दिशा ये होगी। तो ये बैटरी का ध्यान रखने से हम इसका दिशा का ध्यान रखेंगे और फिर बी से ए धारा चली जाएगी। जब बी से ए धारा प्रवाहित होएगी छड़ में से, तो छड़ क्या होती है, देखो बाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। किस तरफ विस्थापित हो जाएगी, बाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। ये दिखा रखा है तीर के निशान से, बाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। फिर क्या है, अगर हम विद्युत धारा की दिशा बदल दें, यानी कि बैटरी का जो धन टर्मिनल था इस तरफ लगा देंगे और ऋण इस तरफ हो जाएगा, तो ये इसकी दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलते ही क्या है, ये हमारी दाईं तरफ विक्षेपित हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी एल्यूमिनियम की छड़। यानी कि हमें विद्युत धारा की दिशा बी से ए थी तो ये बाईं तरफ हो गई विस्थापित। अगर हम ए से बी कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दाईं तरफ हो जाएगी विक्षेपित। तो अभी हमें विद्युत धारा, जैसे ही विद्युत धारा की दिशा बदल रहे हैं तो इसका विस्थापन भी बदल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि छड़ के विस्थापन से ये पता चलता है कि क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही जो छड़ पर एक बल लगता है, बल आरोपित होता है और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। इसमें थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रही है, इसको ठीक कर लेना। ये हमारा ए नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या पता चला विस्थापन से कि उस पर एक बल लगता है छड़ पर, एल्यूमिनियम की छड़ पर। जब उसमें से विद्युत धारा गुजरती तब उस पर एक बल लगता है और अगर हम इस विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं तो बल की दिशा भी बदल जाती है। फिर हमने, अब तो विद्युत धारा की दिशा बदली थी, फिर हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट, कि इसके चुंबक के ध्रुवों को बदल दिया। जो नीचे एन था उसको ऊपर एस कर दिया और एस को नीचे कर दिया। जब चुंबक के ध्रुवों की को भी बदल दिया तो क्या हुआ, इससे जो है विद्युत धारा छड़ पर आरोपित बल की दिशा भी बदल गई। यानी दोनों कंडीशन में जो है छड़ के विस्थापन में बदलाव आया है। एक तो विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, दूसरा है चुंबक के ध्रुवों की दिशा बदल कर भी। यानी एन नीचे था तो एन ऊपर कर दिया, एस ऊपर था तो एन नीचे कर दिया, तो नहीं, एन ऊपर कर दिया और एस नीचे कर दिया, तो भी जो उसका विस्थापन है उसमें बदलाव आया है, उसमें उसके साथ बदला गया है। तो दो कंडीशन में इसमें छड़ का विस्थापन बदल रहा है, दायां बायां हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि छड़ पर जो बल लग रहा है उसकी जो दिशा है, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पे डिपेंड करती है, दोनों पे निर्भर करती है। छड़ में विस्थापन अधिकतम कब होता है, जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों लंबवत हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब सबसे ज़्यादा विस्थापन होगा छड़ में, तब सबसे ज़्यादा बल लगता है। ठीक है, ये तो हो गया कैसे बल लग रहा है हमारे उस पर, चालक पर कैसे बल लग रहा है। अब किस नियम से इसकी दिशा पता करेंगे, तो इस नियम जो आरोपित बल है उसकी दिशा का पता करने के लिए हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लागू करेंगे। देखिए दिखा रखा है, वाम मायने बायां हाथ होता है। फ्लेमिंग साइंटिस्ट था जिसने ये नियम दिया था, इसलिए इसका नाम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। तो इस नियम के अनुसार देखिए, हमें अपने बाएं हाथ को इस तरह से फैलाना है। देखो डायग्राम में दे रखा है, अंगूठा और ये तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए और ये लंबवत होने चाहिए। जब हम ऐसे फैला लेंगे तो क्या होगा, जो तर्जनी है हमारी, तर्जनी जो अंगुली है, ये क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र। देखो लिखा भी हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इधर भी है। और जो मध्यमा हमारी है, ये हमारी विद्युत धारा की दिशा को बताती हैं। और जो हमारा अंगूठा क्या है, वो जो बल लग रहा है उसकी दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये हमारा, इससे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम आरोपित बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। फिर वो 1 नंबर का क्वेश्चन वो पूछा गया था कि इनका हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो ये हमारे विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, ध्वनि विस्तारक यंत्र में,
माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं जिनमें हम विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 नंबर का था जो हो गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये मोटर हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमारा सेक्शन बी रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, Fe2O3 + 2Al + Al2O3 + 2Fe, इसमें पूछ रहे हैं किसका अपचयन हुआ है। अब अपचयन के देखने के लिए हमें अभिकारक देखने पड़ेंगे। दो अभिकारक हैं Fe2O3 + 2Al, और अपचयन का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन हटती है। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये Fe2O3 को देखिए, इसमें इसका क्या हो रहा है, उत्पाद क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। यानी कि Fe में से Fe2O3 में से ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन हट रही है यानी अपचयन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा Fe2O3। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम के इधर आने के बाद उसमें एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो उपचयन, अगर इसी क्वेश्चन को उपचयन से पूछा जाएगा तो इसमें एल्यूमिनियम का उपचयन हो रहा है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है Fe2O3, Al2O3, इनमें से कोई नहीं, तो ए आंसर जो राइट आंसर है, इस Fe2O3 का अपचयन हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल टमाटर में, इमली में, खट्टे दूध में, टमाटर में वही ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में वही टार्ट्रिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल है, तो नींबू आएगा इसका आंसर। सी, नींबू में सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन ठीक है इसका। 12वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या उससे क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखिए ये Fe है, ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। CuSO4 इसका यौगिक है कॉपर सल्फेट का, तो इसमें विलन है। तो Fe अधिक है, कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, तो क्या करता है Fe कॉपर को यहाँ से कॉपर सल्फेट में से विस्थापित करके खुद आ जाता है, तो क्या बन जाता है FeSO4 बन गया, और ये Cu, तो इसने इसकी जगह बदल दी, विस्थापित कर दिया, तो इसी को इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तीर का निशान FeSO4 + Cu, आयरन सल्फेट, ये लास्ट में कॉपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जलीय जीवों पर क्या प्रभाव है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अम्लीय वर्षा का मतलब है जब वर्षा आती है और उसमें हमारे वायुमंडल में CO2 SO2 और ये गैसें होती हैं, NO2 ये, और जब ये पानी होता है तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाते हैं और ये पानी के साथ मिलकर नीचे आ जाती हैं, और नीचे आने पर इनका जो pH है वो 5.6 से कम हो जाता है, तब उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और ये इस वर्षा का पानी, अम्लीय वर्षा का पानी जब नदी में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, तो वहाँ जो जीव रहते हैं वहाँ जाने पर उनके पानी का जो pH है वो कम हो जाएगा, और वहाँ जो जीव है उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, उनके जीवन को संकट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, वो मर भी जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी ज़्यादा अम्लीय पानी होने पर। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस या थोड़े कठोर होते हैं, इस अवस्था में पाए जाते हैं, और ये भंगुर होते हैं, थोड़ा सा दाब डालने पर क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। फिर इन्होंने पूछा इनका गलनांक अधिक क्यों होता है। इनका जो गलनांक, आयनिक यौगिक का जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत उच्च होता है। ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं और आयनों के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, और उस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और जब ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में आने वाली धातुओं के निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब सक्रियता श्रेणी हमने पिछले उसमें पढ़ी थी सेट में। सक्रियता श्रेणी में क्या थी, वह ऐसी लिस्ट है जिसमें हम धातुओं को
धातुओं की क्रियाशीलता को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी सबसे ऊपर जो धातु होगी वो हमारी सबसे अभिक्रियाशील धातु होगी, जो सबसे लास्ट में होगी वो सबसे कम अभिक्रियाशील अनभिक्रिया ही होगी, अक्रिय गैस होती है। तो इन्होंने पूछा है, अक्रिय धातु होती है। इन्होंने पूछा कि उनको हम कैसे धातुओं को अलग करेंगे। तो सबसे जो नीचे आते हैं उनको सिर्फ गर्म करने से ही हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल काफ़ी अभिक्रिया होती हैं। उनको सिर्फ गर्म करके ही हम उनसे धातु प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण है सिनाबार, ये मरकरी का अयस्क होता है। इससे सिनाबार से हमें पारा धातु को निकालना है। तो इस सिनाबार अयस्क को हम गर्म कर लेंगे हवा में, वायु में। तो सबसे पहले ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये देखिए, ये सिनाबार का सूत्र होता है HGS है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी इसका हम भर्जन कर रहे हैं O2 की उपस्थिति में, तापन अधिक वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो ये देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड Hg2O बन गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली है। अब देखिए, जब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है, इसको दोबारा से हम अगर तापन करते हैं तो दोबारा से ये क्या है, मरकरी हमें पारा धातु प्राप्त हो जाती है और ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है। तो इससे क्या होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो अपचयन हो जाएगा, अपचयन यानी ऑक्सीजन निकल गई है और जो है ये हमें धातु प्राप्त हो गई है। तो ये सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे है, सिर्फ हमें गर्म करने की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये तो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं इस पेज वाले। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे कार्बन यौगिकों के निम्नलिखित गुणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, जुड़ना। तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है, कार्बनिक यौगिकों का दहन होता है। दहन जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन जुड़ने से ही होता है। तो जो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसमें क्या होता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ऑक्सीकृत कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देकर। तो जो क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट है या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है, उसकी उपस्थिति में अगर हम उसको उष्मा गर्म करते हैं तो हमें एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। देखिए, ये CH3CH2OH है। इसमें क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट प्लस उष्मा ये डाल के करो, या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट और दहन करके करो, तो ही दोनों अवस्था में हमें CH3COOH प्राप्त होता है। तो ये देखिए, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए इसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये अच्छे से कर लेना। ये हमारा जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब उसके बाद संकलन अभिक्रिया भी 2 है, प्रतिस्थापन भी है। ये अगले पेज देखते हैं। संकलन अभिक्रिया में देखिए, हाइड्रोजनीकरण को ही संकलन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि ये संकलन का मतलब है जुड़ना। अब पीछे देखो, हमने ऑक्सीकरण की थी तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, यानी संकलन है। तो इसमें देखिए, निकेल और पैलेडियम जो ये हैं, निकेल और जो पैलेडियम है, ये हमारे उत्प्रेरक होते हैं। ये इनकी उपस्थिति में जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें जिसमें द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, वो उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ जाती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है। और हाइड्रोजन जुड़ने के बाद जो इनका 2 या 3 आबंध होते हैं वो टूट जाते हैं और ये एक कलाबंध में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एक कलाबंध वाले को हम संतृप्त बोलते हैं, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल गया है हाइड्रोजन जुड़ने के बाद। तो इसी को ही हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इसको संकलन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, जुड़ रही है। संकलन माने जुड़ना होता है। अब इसका यहाँ तो औद्योगिक अनुप्रयोग पूछा नहीं गया, लेकिन हम लिख भी सकते हैं कि हाइड्रोजनीकरण का उपयोग कहाँ करते हैं, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में करते हैं। इसकी अगर अभिक्रिया आप देना चाहो तो ऐसे दे सकते हैं। ये C द्विआबंध हैं, इसके अल्काइल ग्रुप जोड़ रखे हैं। और C द्विआबंध है, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो वनस्पति तेलों में होते हैं। वो है जब हमने निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन को ऐड किया है, तो देखिए ये जो CC के बीच में द्विआबंध था वो अब एक कलाबंध हो गया है, और एक कलाबंध होने के बाद एक H हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया है, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन गया है। तो ये ही हमारी संकलन अभिक्रिया है। अगला देखिए, हमारा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन भी देखिए, इसमें क्या होता है प्रतिस्थापन में, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्लोरीन को एक एक करके हाइड्रोजन को हटा देंगे और क्लोरीन ऐड होती जाएगी।
तो वो इसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी हाइड्रोजन को हटा हटा के क्लोरीन ऐड हो रही है। देखो एक एग्जांपल दे रखा है, मीथेन है, या मीथेन में देखो 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो 4 हाइड्रोजन है, उसमें क्लोरीन ऐड की। क्लोरीन ऐड करने से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखो 4 हाइड्रोजन थी, तो एक हाइड्रोजन हट गया है, 3 हाइड्रोजन यहाँ रह गए हैं, तो चौथे हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया है, क्लोरीन ऐड हो गया है, और ये यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया है। तो ये इस तरह से एक एक ये 4, जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं हट जाएंगे यह अभिक्रिया होती रहेगी, लास्ट में जो CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से ये हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हट हट के क्लोरीन ऐड हो रही है। अब हमारा क्वेश्चन है, या तो आपने ऊपर वाले 3 करने हैं, या आप जो नीचे दे रखे हैं A B ये करने हैं, आपको जो आसान लगे वो कर लेना। अब पेंटेन का देखना है, पेंटेन के सभी समयों की संरचनाएं चित्रित कर रही है, ये देखिए पेंटेन के लिए। पेंटेन का आणविक सूत्र जैसे ही हमने ये एल्केन है पेंटेन, CnH2n+2 दे रखा है, यहाँ N जो है पेंट माने 5 है, एन से हमें पता चल रहा है ये अल्केन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध है, N हमारे यहाँ 5 है, तो N5 लगाकर हम ये C5H12 फार्मूला निकाल सकते हैं। अब ये समावयव है, समावयव का मतलब ये होता है इनका आणविक सूत्र तो सेम होता है, समान होता है, और जो इनकी संरचनात्मक सूत्र है वो अलग अलग होते हैं, ऐसे उनको समावयव बोलते हैं। देखिए ये इनके C5H12 है इन तीनों में, गिन के देख लेना चाहे आप, C5H12 हैं तीनों में, लेकिन संरचना देखो बिल्कुल अलग अलग लग रहे हैं, जैसे तीनों ही अलग हैं दिखने में, लेकिन आणविक सूत्र इनका समान होता है। देखिए सबसे पहले हम सीधी श्रृंखला बनाएंगे, 5 कार्बन लिख के इसके हाइड्रोजन चारों तरफ लगा देंगे, तो ये हमारा N पेंटेन होता है, पहला समाव ये होता है। दूसरा आइसोपेंटेन होता है, इसमें एक जो है 4 कार्बन को हम सीधा रख लेंगे, और एक जो कार्बन है हम चाहे वो दूसरे पे तीसरे पे किसी भी जगह लगा सकते हैं। यहाँ इधर से दूसरे पे लगाया गया, यहाँ से दाएं तरफ से गिनोगे तो तीसरा पोजीशन है, और बाएं तरफ से दूसरी पोजीशन पे हमने कार्बन लगाया है, तो इसको आइसोपेंटेन बोल सकते हैं। ये इसी पे भी इसको लगा सकते हैं, तो ये इसका समावयव बन गया, लेकिन गिनती एक ही होएगी इसकी आइसोपेंटेन की। फिर अगला जो है हमारा नियोपेंटेन है, देखो 3 कार्बन तो हमने सीधे रख लिए, और एक एक जो इसकी श्रृंखला है बीच वाले कार्बन के साथ एक ऊपर लगा दी और एक नीचे लगा दी, इसको हम बोलेंगे नियोपेंटेन। तो ये हमारे तीनों हो गए पेंटेन के संरचनात्मक समावयव। इससे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये अलग अलग दे रखे हैं, इनकी संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं हमने, एथेनोइक अम्ल का, हेक्सेनल का और ब्यूटेनोन का। अब देखिए एथेनोइक अम्ल हमें कैसे पता चलेगा, क्या लिखना है, एथेन मैंने पहले भी समझाया कि एथ जैसे ही आया तो आप समझ जाना 2 कार्बन हैं, तो हम 2 कार्बन को ऐसे ओहो ये तो हमने मैं प्रोपेनोइक अम्ल लिख दिया भाई, इसको तो हमने ठीक करना पड़ेगा, इसको हमने प्रोपेनोइक अम्ल लिख दिया है, इसको एक को हम हटा देंगे, एक इसको हटा देंगे भाई। एथेनोइक अम्ल में 2 कार्बन होते हैं, इसलिए गलत हो गया है, हमें ठीक करना पड़ेगा, ये इसके बीच में एक आबंध आ जाएगा, अब ठीक हो गया है। देखिए भाई एथेनोइक अम्ल, एथ जैसे ही शब्द आता है, एथ में 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो 2 कार्बन हमें ऐसे लिख लेने हैं। और ओइक अम्ल हमें ये पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए हमें कैसे लिखना होता है, प्रकार्यात्मक समूह C द्विआबंध O और OH ऐसे लिखना होता है। तो जैसे ये लिख लोगे तो एक कार्बन और हम यहाँ है ये हो गया, तो इसके चारों तीनों तरफ जो हमने हाइड्रोजन लगा दिए। ये ध्यान रखना है किसी भी ये जो हम लिखते हैं कार्बनिक यौगिक लिखते हैं, इसमें एक कार्बन के चारों तरफ 4 आबंध होने चाहिए। ये देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया, तो ये हमारा CH3COOH एथेनोइक अम्ल हो गया। अब आगे देखिए हेक्सेनल, अब इसको देखो हेक्स जैसे आया तो हमें याद रखना है कि 6 कार्बन है, गिनिए कहीं इसमें भी गलती तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6,
नहीं, इसमें ठीक है, ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो अब देखो हेक्स के उससे तो हमने 6 कार्बन हेक्से, इसमें एथे, एथे यानी कि मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड ही है इनके बीच में। नेल है, नेल का मतलब एल्डिहाइड आ गया। एल जो होता है, जो अनुलग्न होता है वो एल्डिहाइड का होता है, तो नेल आ गया। तो एल्डिहाइड का जो हमें प्रकारात्मक समूह पता होना चाहिए, ये हमारा एल्डिहाइड का है। तो कार्बोक्सिलिक का और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि उसमें तो यहाँ OH होता है और इसमें H होता है और सेम है। तो ये इस तरह से हम 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में लिख देंगे तो ये हमारा हेक्सेनल बन जाएगा। इजी है बिल्कुल, आप अच्छे से करोगे तो आ जाएगा आपको। अब देखिए ब्यूटेनोन है। अब जैसे ही ब्यूट आ गया तो हमें पता होना चाहिए 4 कार्बन होने चाहिए। हम पहले ऐसे 4 कार्बन लिख लेंगे, 1 2 3 4। फिर देखिए इसका प्रत्यय देखिए, अनुलग्न देखिए। नोन पूछा गया है, किसका होता है नोन? कीटोन का। तो कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? C द्विआबंधो। और हमें ये पता है जब हम कीटोन लिखते हैं उसके दाएं और बाएं तरफ कार्बन जरूर होना चाहिए। ये देखिए इधर भी कार्बन है, इधर। हम इस कीटोन के प्रकार्यात्मक समूह को यहाँ दूसरे कार्बन यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है लास्ट में या शुरू में इसको नहीं लगा सकते, इसलिए ये ब्यूटेनोन का ये फार्मूला है। अगला देखिए, अब हमारा सेक्शन से स्टार्ट हो गया है जीव विज्ञान। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? अब संदमन का मतलब है कौन वृद्धि को रोकता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या कोई नहीं? ये देखिए तीनों ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों क्या है? वृद्धि हार्मोन है। ये वृद्धि को बढ़ाते हैं, लेकिन जो संदमन वाले कोई ऑप्शन नहीं दे रखी, इसलिए इसकी डी ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भावी प्ररोह है? देखिए मूलांकुर मूल यानी जड़ बनाता है, परांकुर है ये तना बनाएगा, इसलिए भावी प्ररोह जो है तना ही भावी प्ररोह होता है, इसलिए परांकुर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस में पैदा होने वाले जीव आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं? अब देखिए लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन, ये सभी। देखो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें भी उसकी बिल्कुल कॉपी बनती है, जो संतान उत्पन्न होती है जनक की बिल्कुल कॉपी होती है, प्रतिकृति होती है। कायिक प्रवर्धन में भी बिल्कुल वैसा ही बनता है, और लेकिन लैंगिक जनन में भी भिन्नताएं आती हैं, इसलिए लैंगिक जनन में जो अलग होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लैंगिक जनन। कायिक प्रवर्धन की 2 पद्धतियों के नाम लिखना। कलम लगाना, जैसे कलम काटकर गुलाब की टहनी काटकर हम ज़मीन में उगा देते हैं, गन्ने की काट कर उगा देते हैं, तो ये कलम लगाना हो गया। पर्तन का मतलब होता है दाब लगाना, यानी कि पेड़ लगा हुआ है, खड़ा है, उसकी टहनी को मोड़ के बिना उस पेड़ से उखाड़े टहनी को मोड़ देंगे और ज़मीन में दबा देंगे। थोड़े दिनों बाद जो ज़मीन में दबाए उसमें जड़ें निकल आएंगी, तो इसको बोलते हैं दाब लगाना, पर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? परिधीय जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वैसे परिधीय तंत्रिका तंत्र भी होता है। यह मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। यानी जो परिधीय तंत्रिका तंत्रिका इसमें सारी तंत्रिकाएं हैं। केंद्रीय में मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, तो इस परिधीय में क्या है? सभी तंत्रिकाएं हैं, चाहे वो कपाल से निकल रही हों, चाहे वो मेरुरज्जु से निकल रही हों, उन तंत्रिकाओं से जो मिलकर बना हुआ परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। इसका क्या काम होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र का? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को और शरीर के अन्य भागों तक इन्फॉर्मेशन को भेजता है, आसानी से भेजने में ये सहायता करता है। तो ये हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, 1 नंबर में है ये आया हुआ है। अनुमस्तिष्क और मेडुला के कार्य देखिए। पहले अनुमस्तिष्क के कार्य क्या बता रखे हैं? अनुमस्तिष्क जो कार्य है ऐच्छिक कार्यों में ऐच्छिक कार्यों करता है, ये जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, मर्जी से करते हैं, उन कार्यों की परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी हमारा जो बैलेंस बनता है, हमारे शरीर का जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, उसके लिए उत्तरदायी है। और जैसे हम सीधी रेखा में चलते हैं, साइकिल चला रहे हैं, पेंसिल उठा रहे हैं, अपने पैरों को मोड़ दाएं बाएं हिला रहे हैं, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं हमारी ऐच्छिक होती हैं। हम हमारी मर्जी होगी तो हम साइकिल चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे, पेंसिल उठाएंगे, तो ये हमारी किस द्वारा नियंत्रित होती हैं? अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं।
मेडुला का क्या होता है, ये अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन कौन सी अनैच्छिक है, जैसे रक्तदाब, बीपी हम हमारे बस में नहीं होगा। लार आना को भी हम नहीं रोक सकते, और वमन जो उल्टी होती है उसको भी हम नहीं रोक पाते। तो ये सब जो है अनैच्छिक क्रिया हैं, इनको मेडुला नियंत्रित करता है। अब अगला क्वेश्चन है पारितंत्र के घटक, ये भी 2 नंबर का अब आ गया है। 2 घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में सभी जीव, जैसे पौधे आ गए, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव, ये सब जैव घटक में आ जाएंगे। अजैव घटक में क्या आएंगे, भौतिक कारक जैसे ताप, वायु, मृदा, वृषा और खनिज, ये इसके अजैव घटक हैं। तो ये दोनों मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ये एक दूसरे से क्रिया करते हैं। बिना क्रिया कोई भी पारितंत्र का निर्माण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन देखिए, इजी है बिल्कुल। ये 7th में भी है, भाई ये 10th में भी है, 6th में भी है। तो ये बिल्कुल ही है, इजी है। आप ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, पंखुड़ियाँ बना लीजिए। बीच में जो है ये पुष्प के वैसे 4 भाग होते हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ियाँ और बाह्य दल। जो पुंकेसर को इधर दिखाया गया है, देखिए इधर पुंकेसर है, इसके ये परागकोश, ऊपर परागकोश दिखा रखे हैं, इसमें परागकण होते हैं, ये तंतु हैं। तो परागकोश और तंतु मिलकर पुंकेसर बनाते हैं। और ये पुष्प का नर जनन होता है, यानी इसमें परागगण होते हैं, वो इससे युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं। फिर आगे हमारा जो है स्त्री केसर, जो फूल के बीच में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो बाहर निकला होता है, ये भाग है चिपचिपा होता है, ये जिस पर परागकण आकर गिरते हैं, इसको वर्तिका अगर बोलते हैं। इससे निकली हुई एक वर्तिका है, नलिका है, जिसको वर्तिका बोलते हैं। युग्मक को लेकर अंडाशय तक आती है। तीसरा हमारा अंडाशय है। अंडाशय जो फूला हुआ मोटा उभरा हुआ भाग होता है, और ये इसके अंदर बीजांड होते हैं। तो जो अंडाशय है वो इससे फल बनेगा, और जो बीजांड है इससे बीज बनते हैं। पंखुड़ियाँ देखिए, पंखुड़ियाँ जो हैं रंग बिरंगी होती हैं, किसी भी रंग की हो सकती हैं, गुलाबी, लाल, पीली जैसी भी। और ये इनका जो रंग है वो कीटों को आकर्षित करता है, जो परागण में सहायता करता है। बाह्य दल है, हरे रंग के होते हैं, और ये कली की सुरक्षा करता है। ये था हमारा फूल का जो है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र। आप ऐसे बनाकर पूरे मार्क्स ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वृकाणु की संरचना का वर्णन कीजिए। हमारे पीछे उसमें भी आया। और मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। देखिए पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, पीछे भी मैंने समझाया है डायग्राम में। देखिए ये जो कप के आकार का पीला पीला दिखा रखा है, ये बोमन संपुट है। और ये जो है वृक्क की धमनी की शाखाएं आ रही हैं, अंदर आ रही हैं। तो यहाँ अंदर केशिकाएं होती हैं, इसके आगे केशिकाएं हैं। ये जो केशिका गुच्छ है, ये छलनी का काम करता है। इस छलनी में रुधिर आ गया, जैसे ये धमनी केशिका इस धमनी वर्ग की धमनी लेके आ गई, यहाँ रुधिर है, यहाँ इकट्ठा हो गया, और यहाँ इसका छलनी का काम करेगा, तो यहाँ रुधिर की छनाई होएगी। फिर देखो ये पीला पीला भाग दिखा रखा है, पीला पीला जो भाग है ये वृकाणु का नलिकाकार भाग है। फिर ये जो छन के जो हमारा निस्संदन होता है वो इसमें आ जाता है, पीले पीले नलिकाकार भाग में। इसमें आने के बाद क्या होता है, जो उपयोगी पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल हैं, जल है, खनिज लवण है, वो दोबारा से इसमें वापस इसमें डाल दिए जाते हैं, रुधिर में डाल दिए जाते हैं, ताकि ये क्योंकि हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और फिर इसमें ये जो दिखा रखी है संग्राहक नलिका है, ये आगे जाके ये जो वृकाणु होते हैं हमारे, जो लाखों होते हैं, एक गुर्दे में लाखों होते हैं, तो दोनों गुर्दों में ज़्यादा संख्या हो जाती है। अब ये देखिए वृक्क धमनी भी दिखा रखी है। तो यहाँ निस्संदन हो गया, यानी फिल्ट्रेशन हो गया। जब मूत्र का निर्माण होता है तो यहाँ रुधिर छन गया। फिर हमारा दूसरा पॉइंट था पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण जो नलिकाकार भाग है इसका वृकाणु का, यहाँ पुनः अवशोषण होता है। और कुछ जो है सिक्रेशन, स्रावण भी होता है, वो दोबारा से इस निस्संदन में कुछ
डाल देते हैं। जो हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, अमोनिया, यूरिया कुछ इसमें डाल देते हैं। तो तीन इसमें स्टेप होते हैं मूर्ति निर्माण में। निस्यंदन हो गया, ब्लड का छन्ना हो गया, दूसरा हो गया इसका पुनः अवशोषण हो गया, फिर तीसरा ये हो गया श्रावण हो गया। तो फिर ये जो है संग्राहक नली से क्या होता है, उसमें गुर्दे की उसमें मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंचाया जाता है मूत्र। और मूत्राशय जो तंत्रिका तंत्र के उसमें कंट्रोल में होती है। और जब उसमें प्रेशर पड़ता है, मूत्राशय पे दाब पड़ता है, तो मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। यही सारा इसमें समझाया गया है। देखो इसमें संरचना में जो वृक्क है, ये संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलेंगे, वृक्काणु को इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। और जो हमारे प्रत्येक वर्ग में लाखों वृक्काणु होते हैं। रचना में है पहला बहुमन संपूर्ण, जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये कप के आकार का होता है। इसमें बहुत सारे केशिका गुच्छ होते हैं। इसके अंदर केशिका गुच्छ क्या होते हैं, ये रुधिर केशिका का गुच्छा होता है, जहाँ पर रक्त क्षमता है, निस्यंदन बनता है। और फिर वृक्काणु का जो नलिकाकार भाग होता है और जो संग्राहक नलिका है, वो उसमें संग्राहक नलिका में खुलता है। क्रिया विधि में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप निस्यंदन है। रुधिर वृक्क धमनी से केशिका गुच्छ में आएगा और यहाँ पर रक्त में से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, यूरिया और प्रचुर मात्रा में जल छन जाता है। इसमें निस्यंदन का मतलब ये है। दूसरे में चयनित पुनर्अवशोषण होता है। इसमें निस्यंदन जब वृक्क के नलिकाकार भाग में प्रवेश करता है, तो जो शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, नलिका द्वारा वापस रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं, बाहर नहीं जाने देते, वहाँ पर रक्त में आ जाते हैं। और जो जल की मात्रा का जो पुनर्अवशोषण करना है, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में कितना पानी उपलब्ध है और कितना विलेय वर्ज्य पदार्थ है उत्सर्जित करना है, उस पर निर्भर करता है। श्रावण क्या होता है, जैसे कि अभी बताया था कि 3 स्टेप हैं। तो थर्ड स्टेप है मूत्र निर्माण का। नलिका क्या करती है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम जैसे जो हमारे पदार्थों का श्रावण निस्यंदन में करते हैं, यानी निस्यंदन में डाल देते हैं इन चीज़ों को। और जो हमारे शरीर की जो आयनिक और अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो ये ऐसे हमारा मूत्र का निर्माण हो जाएगा। फिर बाद में चौथा स्टेप उत्सर्जन, बाहर कैसे निकलेगा। जब ये वृक्क में मूत्र बन जाता है, तो ये मूत्रवाहिनी में चला जाएगा संग्राहक नली से, और वहाँ से मूत्राशय उससे में पहुँच जाएगा। मूत्राशय में पता पेशी से बना होता है और तंत्रिका तंत्र जो है उस द्वारा नियंत्रित होता है। मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक कि मूत्राशय का दाब उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकाल देते। तो ये हमारा मूत्र निर्माण है, उसकी संरचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस प्रक्रम के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाओं को लिखिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण ये भी हमारा छठी क्लास से स्टार्ट हो जाता है। इजी क्वेश्चन है कि इसमें हरे पौधे जो हैं वायु से कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा अंदर लेंगे, मृदा से जल और खनिज लवण लेते हैं, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है भोजन का निर्माण करते हैं। इसको मंड के रूप में संचित करते हैं, संग्रहित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मंड का निर्माण करते हैं और इससे ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये देखिए इसका जो है अभिक्रिया समीकरण दिखा रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लगेंगे, 12 पानी के लग रहे हैं। तो क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बन गया और ऑक्सीजन भी निकल गई है और पानी भी निकल रहा है। इसकी जो घटनाएं होती हैं वो 3 घटनाएं दिखा रखी हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल का काम होता है। जब पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पत्ती में क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, वो उस सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। फिर क्या दूसरा स्टेप क्या होता है, वो प्रकाश ऊर्जा जो है उसमें आ गई है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है। रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद वहाँ पर जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं, उसमें उसका अपघटन हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है उसको कार्बोहाइड्रेट में आप चयन करना होता है इसका। तो ये 3 स्टेप हमारे क्या हैं, इसके जो घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ये 3 घटनाएं हैं। तो आपको ये क्वेश्चन है, ये अथवा में दे रखा है, या तो आप नेफ्रॉन वाला करेंगे या फिर ये वाला करेंगे। 2 पार्ट है इसके, एक तो प्रकाश संश्लेषण वाला है
और एक हमारा रंध्र किस प्रकार खुलते और बंद होते हैं, ये 2 कर सकते हैं आप। अब देखिए रंध्र का डायग्राम देखिए, ये खुले रंध्र हैं, ये द्वार कोशिकाएं दिखा रहे कि बीच में जो ग्रीन ग्रीन है ये हमारा जो लेंस शेप का दिख रहा है ये हमारा रंध्र छिद्र है। और ये बाहर ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये इसके अंदर ये हरे हरे जो दिखा रखे हैं डॉट से डॉट डॉट, ये हरित लवक है। और इसके बाहर बिल्कुल बाहर जो ये हैं ये सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए दूसरा हमारा बंद हो गया है, बंद रंध्र का डायग्राम ऐसे है, चित्र ऐसे आएगा, नाम वैसे ही रहेंगे। इसमें छिद्र बड़ा है, ये खुला है, इसमें छिद्र छोटा, यानी ये बंद हो गया है। छिद्रों का जो खुलना और बंद होना है वो द्वार कोशिकाओं का कार्य है। ये इसकी जो द्वार कोशिकाएं दिखा रखी हैं पीली पीली दिखा रखी हैं, ये इसको रंध्र को बंद और करती हैं और खोलती हैं। और जब रंध्र कोशिकाओं में पानी अंदर चला जाता है तो क्या होता है, ये फूल जाती हैं और फूलने के कारण क्या होगा, ये जो है रंध्र खुल जाएगा। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं यानी पानी बाहर आ जाता है तब क्या हो जाता है, द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो जब रंध्र खुलते हैं तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आ जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो ये आज हमारा था 2017 का सेट सी जो हमने कर लिया है। आप भी इसको अच्छे से कर लेना। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम का टाइम आ गया है तो मेहनत करें। धन्यवाद।